आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। या दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गॉस प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इसके लिए अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार है। यहाँ पर आवेश रख देते हैं। इस अनंत लंबाई के चालक तार पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, एक समान रैखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, या फिर सीधे शब्दों में बोलें 1 मीटर पर कितना रैखिक आवेश घनत्व है, तो हम बोलेंगे 1 लैम्डा। 2 मीटर लंबाई के चालक तार पर कितना रैखिक आवेश घनत्व है, तो हम बोलेंगे 2 लैम्डा। 3 मीटर लंबाई के चालक तार पर कितना रैखिक आवेश घनत्व है, तो हम बोलेंगे 3 लैम्डा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है प्रति एकांक लंबाई पर जो रैखिक आवेश घनत्व है वो एक समान है। अब रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है Q/L। अब यहाँ पर देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर और इसका सूत्र होगा Q/L। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, डेरिवेशन के आगे काम में आएगा भी। अब इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर अनंत लंबाई का चालक तार क्यों लिया है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यदि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो दूरी इस चालक तार की लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, तो इस चालक तार को अनंत लंबाई का चालक तार कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक हाथी खड़ा है और उसके सामने है एक चींटी, तो उस चींटी को जो हाथी का आकार है वो अनंत लगेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि इस हाथी की जो लंबाई है वो कैसी है, अनंत है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाली जो लंबाई है इस लंबाई की तुलना में बहुत कम है, अतः इस चालक तार को अनंत लंबाई का चालक तार कहते हैं। अब चूँकि हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब जो गॉस की प्रमेय होती है वो हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अनंत लंबाई के चालक तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ या फिर एक बंद पृष्ठ बनाना होगा जिस पर हम गॉस की प्रमेय को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चालक तार के चारों ओर हम बनाते हैं एक गॉसीय पृष्ठ बना देते हैं। अब गॉसीय पृष्ठ कैसे बनाएं, तो वो बनेगा एक बेलन बनेगा। इस प्रकार से इस चालक तार के चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तब इस बेलन का जो बंद पृष्ठ है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये वो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उसको नाम दे देते हैं पॉइंट P और ये दूरी रख देते हैं R। ठीक है, और इस आवेश के कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी इस प्रकार E वेक्टर। अब इस बंद बेलनाकार पृष्ठ को या गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं। पहला हो जाएगा वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा S3। ठीक है, ये वाला जो वक्राकार पृष्ठ है इसको नाम दिया है S3 और ऊपर और नीचे 2 दिख रहे होंगे पृष्ठ आपको वृत्ताकार। अब देखिए, इस +Q आवेश से
यदि विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, इस प्लस क्यू आवेश से निकलेगी इस डायरेक्शन में, इस साइड भी निकल सकती है, तो इस डायरेक्शन में भी हम बना देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। कहीं से भी बना सकते हैं, इस डायरेक्शन में ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठ S1 को अलग से बना लेते हैं। यहाँ पर रखा है प्लस क्यू आवेश और इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो निकलेगी इस डायरेक्शन में या फिर निकलेगी इस डायरेक्शन में। और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है सदिश राशि, और यदि इस पर एरिया वेक्टर खींचा जाएगा तो वो पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर खींचा जाएगा। तो ये इस पर खींच दिया एरिया वेक्टर ds वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर और डॉट होता है ds वेक्टर, या फिर लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल ई इंटू ds कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तब इसको लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल ई ds कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो अब वो 0 यहाँ पे रख देंगे तो कितना बन जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई ds और 0। अब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठ S1 है, वृत्ताकार पृष्ठ S1 है, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0। अब देखिए वृत्तीय पृष्ठ S2, तो ये बनाया वृत्तीय पृष्ठ S2 और यहाँ पर रखा है जैसे ये प्लस क्यू आवेश, तो ये रखा प्लस क्यू आवेश। अब इसे प्लस क्यू आवेश से यदि विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो निकलेगी इस डायरेक्शन में। ये हो गया ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए सभी पे ई वेक्टर लिख रहे हैं, और इस डायरेक्शन में यदि विद्युत बल रेखा खींचेंगे तो वो निकलेगी ई वेक्टर। अब यदि इस पृष्ठ S2 पर एरिया वेक्टर खींचा जाए तो वो निकलेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको नाम दे देते हैं ds वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो इसको लिखेंगे कितना, डी फाई ई इक्वल ये हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट हो जाएगा ds वेक्टर, या फिर कितना हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई ds कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तब ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई ds कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, तब ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई ds इंटू 0। तो टोटल कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल ये हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो वृत्तीय पृष्ठ S2 है उस पृष्ठ से भी गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान है 0। ठीक है, तो वृत्तीय पृष्ठ S1 और वृत्तीय पृष्ठ S2 दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो गया 0। अब बचा वक्रीय पृष्ठ S3। ठीक है, तो अब वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन, और यदि इस वक्रीय पृष्ठ S3 पर यूनिट वेक्टर खींचा जाए तो ये निकलेगा इस डायरेक्शन में। मतलब जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी डायरेक्शन में इस पे खींचा जा रहा है यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो इसको नाम दिया क्या, ds वेक्टर। तब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, तब संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर लगा देते हैं इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा ई वेक्टर
डॉट हो जाएगा ds वेक्टर, या फिर phi e इक्वल इंटीग्रेशन e ds cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तब ये हो जाएगा phi e इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तब यहाँ पे 1 रख देते हैं, तब ये इक्वेशन बन जाएगी फाई ई इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस और इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी है, एक समान। ठीक है, तब ई कैसी राशि हो जाएगी, कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर देते हैं समाकलन के, तब ये बन जाएगा फाई ई इक्वल ई और सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। अब डी एस मतलब क्या है, अल्प वक्र पृष्ठ, और सामने लगा है पृष्ठीय समाकलन मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस इक्वल वो होता है 2 पाई आर, और बेलन की जो लंबाई है वो ले लेते हैं एल। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एल, तो ये 2 पाई आर और बेलन की लंबाई है एल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। मान रख देते हैं, तब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ई और इनटू हो जाएगा 2 पाई आर एल, और इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक कर आप गॉस की प्रमेय का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल में इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देते हैं, तब ये हो जाएगा, देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इसको ई के इक्वल कर देते हैं, सो ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। अब देखिए डेरिवेशन की शुरुआत में रैखिक आवेश घनत्व के सूत्र की चर्चा करी थी, लैम्डा इक्वल लिखा था हमने क्यू अपॉन एल। अब इसको क्यू के बराबर कर दें, तो क्यू के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा और इंटू हो जाएगा एल। अब यहाँ पर क्यू की जगह ये मान रख देते हैं लैम्डा इंटू एल, तब ये इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर और ये एल। अब यहाँ से एल से एल को कैंसिल कर दीजिए, तब ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है वो बनती है ई इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर न्यूटन पर कूलम। इसके अगले वीडियो पर रैखिक आवेश घनत्व पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।